बेटे को बहू ने बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर लिया था ताकि वह अपनी माँ की कोई बात ना सुने, वह चाहे अपनी सास पर कितने ही अत्याचार करे। और वही हुआ। जब विष्णु की माँ अपने बेटे से कुछ बताती तो उससे पहले ही बहू कुछ और कारण बताकर उन्हें ही झूठा साबित कर देती, जिससे विष्णु को अपनी माँ ही गलत लगती और बाद में बहू अपनी सास को देखकर हंसती और मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति उसका ही साथ दे रहा है, क्योंकि वह अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर विश्वास करता था कि वह कुछ गलत कर ही नहीं सकती, जिससे मेघा की बदतमीजियाँ और बढ़ती गईं, क्योंकि उसे तो विश्वास था कि उसका पति तो उसे कुछ कहेगा ही नहीं। भैया, यह क्या हो गया? माँ हमें ऐसे छोड़कर चली गई और आप लोगों ने हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की। माँ की अर्थी लेकर जाने लग गए। बेटी शमशान घाट में पहुंचकर रोते हुए अपने भाई से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। भाई नैतिक बोला, हमें माँ के शव को लेकर आना पड़ा। बहन, तुझे आने में बहुत देरी हो रही थी। वह क्या है ना भैया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए पहुँचने में देर हो गई। बेटी अपनी मरी माँ से लिपट लिपट कर रो रही थी। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था कि इतनी जल्दी उसकी माँ भी स्वर्ग सिधार गई और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी माँ के आंचल को पकड़कर रोती, कभी माँ के माथे को सहलाती। माँ के सिर पर बंधी पट्टी सरक गई तो उसे देखकर वह चौंक गई, क्योंकि पट्टी रखते ही जो देखा उसे देख उसके तो होश उड़ गए और फिर वह पूरी बॉडी को ध्यान से देखने लगी। तभी उसे आंचल में बंधा एक पत्र मिला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस पर्ची में लिखा था कि उसकी माँ दिव्यानी जी अभी कुछ दिन पहले ही अपने बड़े बेटे और बहू के घर रहने के लिए शहर आई थी, क्योंकि उनके बेटे की नौकरी शहर में ही थी और वह अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में ही रहा करता था। जब तक दिव्यानी जी के पति रोशन लाल जी जिंदा थे, तब तक वह उनके साथ गांव में ही रह रही थी। बड़े बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी, तो पिता ने भी उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से कर दी थी। हालांकि पिताजी और उसकी माँ गांव में ही अपनी जात बिरादरी की लड़की से करना चाहते थे, जो कि बड़ी सुशील थी, पर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उसकी ही पसंद की लड़की से उन्होंने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी और बेटा अपनी पत्नी को लेकर शहर में हमेशा के लिए जा बसा और अपनी ही दुनिया में रम गया। बेटे की शादी के कुछ साल बाद रोशन लाल जी की तबीयत अचानक से गिरने लगी। बीमारियों ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया। वह बीमार रहने लगे थे। उनकी किडनी में दिक्कत हो गई थी। डॉक्टर ने बताया उनके पास 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है, तो उन्हें अपनी छोटी बेटी की शादी की बड़ी चिंता होने लगी। मानवी शादी के लिए एकदम तैयार नहीं थी, क्योंकि वह शहर जाकर पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। रोशन लाल जी ने अपनी बेटी को अपनी कसम दे डाली कि बेटी मेरी बात मान और तू शादी कर ले। तब जाकर मानवी किसी तरह से शादी के लिए तैयार हुई। रोशन लाल जी ने शहर के किसी बिजनेसमैन से उसकी शादी कर दी। अब घर में दोनों पति पत्नी ही रह गए थे। दिव्यानी जी का ज़्यादातर समय रोशन लाल जी की सेवा में ही बीत जाता था। समय बीतता गया। रोशन लाल जी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। बीमारी ने उनके शरीर को खोखला बना रही थी। बहुत दिनों तक रोशन लाल जी ही बीमार रहे। उनका अच्छे अस्पताल में काफ़ी इलाज भी करवाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था। अंत में उनकी मौत हो गई।
पति की मौत होने के बाद दिव्यानी जी के जीवन में जैसे तूफान आ गया था। गांव में अकेली रह गई थी और उन्हें उनका घर काटने को दौड़ता। ना ही वह ठीक से खाती ना ही पीती, ऐसे ही बस गुमसुम पड़ी रहती थी। धीरे धीरे उनकी भी तबीयत नाजुक रहने लगी। जात बिरादरी और समाज के डर से बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले गया, क्योंकि बेटी की भी शादी हो चुकी थी। इसलिए शहर में बेटे के पास रहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। थोड़े समय पहले ही वहाँ अपने बेटे के पास शहर में ही आ गई और वहीं रहने लगी। हालांकि दिव्यानी जी के दोनों पोते बड़े हो गए थे। सभी बच्चे काफ़ी समझदार थे, लेकिन उन्हें संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और संस्कार होते भी तो कैसे, जैसी माँ वैसे ही बच्चे थे। बस अपनी ही दुनिया में मस्त मौला जिंदगी बिताते थे। कभी दादी से प्रेम से बात नहीं किया कि दादी तुम कैसी हो, क्या कर रही हो। उन्हें इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं था। जब बच्चे छोटे थे, गांव आते थे तो दादी दादी कहकर चिपक जाते थे, पर वही बच्चे बड़े होकर तो जैसे दादी को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। छोटा पोता तो कभी कभी दादी को देखकर हंस मुस्कुरा देता और बात कर लेता। बेटे और बहू को तो इतनी भी फुर्सत नहीं थी। कहने को बहू हाउसवाइफ थी, लेकिन फिर भी हर समय कभी किटी पार्टी तो कभी सहेलियों से बातें किया करती थी। यदि फुर्सत मिलती तो घर का काम कर लेती। और जब भी उसका पति विष्णु ऑफिस के काम के सिलसिले से बाहर जाता तो अपनी मम्मी को हर हफ्ते अपने घर बुला लिया करती, क्योंकि उसका मायका इसी शहर में था। दोनों माँ बेटी दिन भर हंसी मजाक किया करते। दिव्यानी जी जैसे गांव में अकेली थी, शहर में बेटे बहू के रहने के बावजूद भी यहाँ अकेली ही रह गई। दिव्यानी जी के आने पर बहू की तो जैसे खुशी ही छीन गई। वह उन्हें हर समय ताना मारती, सबके सामने तो मीठी मीठी बातें करती, लेकिन पीछे नहीं हटती। एक दिन दिव्यानी जी की बेटी मानवी का फ़ोन आया। उससे बात करने के बाद दिव्यानी जी बहू के किचन में गई और अपने लिए आलू के पराठे बनाने लगी कि बहू मेघा उनके मुंह पर अपने बेटे को देखकर ताने कसने लगी कि बेटा हर समय तेल की चीज़ें नहीं खाई जाती, हेल्दी खाना खाया जाता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। दिव्यानी जी सब समझ रही थी कि बहू अपने बेटे को नहीं मुझ पर ताना कस रही हैं, तो उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची। हालांकि वह अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। उनके बेटे बहू के झगड़ा का कारण वह नहीं बनना चाहते थी। हर रोज ताने सुनते सुनते वह तंग आ चुकी थी। और एक दिन जब बेटा घर आया तो उन्होंने बोल ही दिया कि बेटा बहू मुझे हर समय क्या क्या उल्टा सीधा बोलती है। बेटा ने कहा ठीक है माँ, मैं अभी पूछता हूँ। और उस समय वह मेघा के कमरे में गया। मेघा, माँ यह क्या शिकायत कर रही है? तुम उनसे बहसबाजी करती हो, उनको ताना देती हो। अरे मैं तो उनसे कुछ नहीं कहती, वह तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ। अब क्या मैं अपने बेटे को भी कुछ ना बोलूँ? तेल की चीज़ें हर समय नहीं खाते हैं, उन्हें ना समझाऊं कि तो किसको समझाऊं? माँ तो हमेशा गलत मतलब निकालती हैं। अरे मैं उनके पसंद की लड़की नहीं हूँ ना, वह तो गांव की लड़की से तुम्हारा विवाह कराना चाहते थे, इसलिए वह मुझसे चिढ़ती रहती है। जाकर देखो तो किचन में मैंने माँ के लिए क्या बनाया है, उनके पसंद की रबड़ी और न जाने क्या क्या। माँ जी मुझे ही गलत ठहराती हैं, आपको मेरे खिलाफ भड़काती हैं। यह सब कहकर मेघा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। बहू बेटे तेज कमरे में चिल्ला रहे थे कि बाहर बैठी माँ सब सुन रही थी और वह समझ गई कि बेटा कमरे से बाहर आकर मुझ पर ही बरसने वाला है
और ठीक वैसा ही हुआ। विष्णु आया और माँ पर चिल्लाता हुआ बोला, माँ, एक तो बेचारी दिन रात तुम्हारी सेवा करती है और घरों में जाकर देखो कितनी बहुएं सास से काम करवाती हैं और तुम्हारा पैर दबाती हैं, फिर भी आप कुछ ना कुछ बोलती हो। माँ शहर की पढ़ी लिखी होकर भी वह तुम्हारा काम करने से पीछे नहीं हटती, तुमको गरम गरम रोटियां सेंक कर देती है, समय समय पर दवा देती है। तुम्हारी भी तो बेटी किसी घर में ब्याही है, अगर उसके साथ कोई ऐसी हरकत करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? अब जाकर बहू से माफ़ी मांगो और आइंदा से मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया तो उसकी जिम्मेदार भी तुम हुई होगी। छी, शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहने में, और आपकी उम्र है पराठे खाने की। फालतू की बातों को इतना तूल मत दिया करो। इतना कहकर बेटा चला गया। अब बहू मेघा अपनी उंगली से अपने बालों को घुमाते हुए सास की तरफ देखकर खूब ठहाके लगाकर हंसने लगी। माँ जी, कितनी भोली हैं आप, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कीजिए। माँ जी, मैं इतना खाने की वैरायटी आपके लिए तो नहीं, हाँ, पर अपनी मम्मी के लिए ज़रूर बनाया था। बस खाना अपने मायके लेकर जाने वाली हूँ, समझी आप? और आज से आपको अपना काम अब खुद करना पड़ेगा। क्या ज़रूरत यहाँ आने की, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं आपको इतना सुनाऊंगा कि आप घुट घुट कर जिएंगे। धीरे धीरे बहू को अपनी सास को परेशान करके बड़ा मज़ा आने लगा। और एक दिन विष्णु शहर से बाहर गया हुआ था। रात के 12 बज रहे थे और दिव्यानी जी एक पतली सी चादर जो जगह जगह से फटी हुई थी उसी में दुबक कर सो रही थी, खुद को बार बार ढक रही थी। सर्दी इतनी भयानक थी कि आदमी पिघल ही जाए। इतनी बार विनती की बहू से कि एक गर्म कंबल लाकर दे दे, लेकिन उसे तो पैसों की पड़ी रहती है। बेचारी दुखियारी माँ का दर्द भी नज़र नहीं आता। जब ठंड सताने लगी तो हाथ पैर भी कांपने लगे और सो भी नहीं पा रही थी। कभी अपने पैरों को रगड़ती, कभी अपने पैरों को शायद कुछ गर्माहट हो जाए। तभी उन्होंने देखा कि बाहर गेस्ट रूम खुला पड़ा है। शायद बहू आज बंद करना भूल गई। अंदर गई तो उन्हें पलंग पर एक मोटा सा नया कंबल दिखाई दिया। उसी कंबल में दुबक कर सो गई। दिव्यानी जी जाकर उस कमरे में आराम से सो गई। उन्होंने सोचा कि बहू तो देर से उठती है, उससे पहले मैं उठ जाऊंगी और अपने कमरे में चुपके से चली जाऊंगी। लेकिन रात को देर से सोने के कारण सुबह उनकी आंखें देर से खुलीं। सुबह के 10 बज गए कि तभी अचानक एक जोर की लाठी उनके कमर पर पड़ी तो वह जोर से बिलबिला उठी। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में जाकर सोने की, और मेरी माँ का कंबल ओढ़ रखा है तूने। यह कंबल गरम खराब कर दिया। मैंने अपनी माँ के लिए यह कंबल लाकर रखा था। इतना कहकर वह दिव्यानी जी को थप्पड़ पर थप्पड़ उनके गालों में जड़ने लगे तो बहू के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी। बहू, मत मारो मुझे, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। कुछ तो तरस खाओ इन बूढ़ी हड्डियों पर। दिव्यानी जी बहुत देर तक रोती रहीं, पर बहू पर तो जैसे भूत सवार था, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। छोटे पोते ने अपनी माँ को दादी से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते देख लिया। हालांकि वह इतना समझदार तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज उसके दिल में दादी के प्रति दया की भावना आ गई और उसने अपनी माँ के हाथ को पकड़ लिया। माँ, खबरदार जो इतनी बूढ़ी दादी को मारा। उन्हें तुम खरी खोटी सुनाती हो तब तो समझ में आता है, पर आज आप हाथ उठा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? मेघा ने कहा, अपने काम से काम रखकर ज़्यादा दादी की तरफदारी मत करो, नहीं तो तुझे भी खाने को तरसा दूंगी।
और खबरदार यह बात किसी से कही तो। पोता चुपचाप वहाँ से चला गया। एक बार जब बहू ने सास पर हाथ उठा दिया तो फिर आए दिन बात बात पर हाथ छोड़ती। दूसरे दिन जब उनका बेटा विष्णु वापस घर लौटा तो दिव्यानी जी ने अपने बेटे से बात करने की सोची, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे से बात करनी चाही उससे पहले ही उसकी पत्नी ने अपने शरीर पर खरोंच के निशान लगा डाले। खुद को ही मार पीट कर अपने शरीर पर खून खून कर दिया। और जब विष्णु कमरे में आया तो मेघा चुपचाप भूत बनकर बैठ गई थी। विष्णु बोला, क्या हुआ डार्लिंग, इतनी चुप क्यों हो? वह कुछ नहीं बोली। विष्णु उसको झकझोरता हुआ बोला, क्या हुआ बताओ तो। मैं बताऊंगी तो आप तो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। आपको तो लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, पर यह देखो आपकी भोली भाली माँ ने मेरा क्या हाल कर दिया। इतना कहने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। विष्णु कुछ तो करो, पूरे शरीर में घाव कर दिए, बहुत दर्द हो रहा है। अपनी सास से पहले ही अपने पति को दिखाने लगी। अब इससे पहले ही दिव्यानी जी अपने बेटे से कुछ कहती, उनका बेटा खुद ही अपनी माँ के कमरे में गुस्से में उबलता हुआ आया और बोला, माँ तो ममतामयी होती है और तुमने उसे इतनी बेरहमी से मारा। एक बार भी नहीं सोचा कि वह तुम्हारी बेटी जैसी है। तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। वह तुम्हारी इतनी सेवा करती है और तुमने आज इसे इतनी बुरी तरह। यह सब सुनकर वह चौंक गई और बोली, क्या झूठ इल्ज़ाम लगा रहा है मुझ पर बेटा? मैंने यह सब नहीं किया। मैंने कंबल को ओढ़ा था तो तेरी बीबी ने ही मुझे जगह जगह पीटा है। दर्द के मारे झटपटा रही हूँ। देख मेरी कमर कितनी सूज कर लाल हो गई है। किचन से हल्दी का लेप लेने गई तो बहू ने किचन से ही धक्के मारकर भगा दिया। देख तो उसने क्या किया है। इस पर बेटा बोला, बस माँ बहुत हो गया, तुम्हारी नौटंकी बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। गांव से तुम्हें इसलिए नहीं लाया था कि तुम हमारे बीच की लड़ाई करवाओ। यह सब ड्रामा बंद करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना होगा और मेरी पत्नी को इज्जत देनी पड़ेगी, तभी वह तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी देगी। अब तो दिव्यानी जी की हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वह किसी से कुछ ना कहती, चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती थी। खाने को मिल जाता तो खा लेती, नहीं तो मांगने भी न जाती। कभी कभी तो भूखी ही पड़ी रहती। उन्हें लगता जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा मेरी ब्लड प्रेशर की दवा ख़त्म हो गई है, उसे ला दो और मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द बढ़ गया है। चलने फिरने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जरा ले चल डॉक्टर को दिखा दे। बस क्या था, मेघा तो इंतजार में बैठी थी जैसे लड़ने के लिए। बालों को हाथ से झिटकते हुए बोली, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस घर से चली क्यों नहीं जाती? यहाँ बेशर्म की तरह मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हैं। शरीर के हर हिस्से में आपके दर्द होने लगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं कि जब देखो कुछ ना कुछ नई फरमाइश अपने बेटे से कह देती हो और बेटा भी चुपचाप हर चीज़ लाकर हाजिर कर देता है। दवा तक तो बात समझ में आती है, अब डॉक्टर को भी दिखाओ। अरे शहर में डॉक्टर की फीस कितनी महंगी होती है, कुछ तो पता है? कभी आँखों में दर्द है, कभी चश्मा टूट गया है। यह क्या रोज़ रोज़ नया नाटक लगा रखी हैं? आपको कुछ काम धाम है या नहीं? अब महारानी को बीपी की दवा भी चाहिए और साथ में घुटनों के दर्द की भी दवा चाहिए। खुद तो कमाना नहीं है, बस बेटे के पैसा मुफ्त में उड़ाने का शौक पड़ा रहता है।
आप तो खर्चे पर खर्चे बढ़ाए जा रही हैं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके स्कूल के लिए भी, उनके फ्यूचर के लिए भी कुछ करना है कि सारी धन दौलत आपकी दवा दारू में ही खर्च करना होगा। यह सब बातें वह रोज रोज सुनाकर अपनी सास का जीना हराम कर देती हैं। चाहे दिव्यानी जी कुछ बोले या ना बोले, वह तो बीच में टपक कर जरूर ताने कस देती थी। दिव्यानी जी अपने पति को याद करके बस रोती रहती थी। आप क्या गए तो मेरी किस्मत ही फूट गई। बेटे बहू यह दिन दिखाएंगे, सोचा भी नहीं था। मन करता है कभी कभी खुदकुशी ही कर लूं। दिव्यानी जी का शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। अगर वह घर छोड़कर गांव भी जाती तो वहां उनका कौन ख्याल रखता। यहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही है। एक बेटी थी जो अपने ही ससुराल में बिजी थी। उसके घर की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी। सास भी बिस्तर पर पड़ी थी, तो वैसे में वह अपनी माँ को अपने साथ कैसे रख पाती। ससुर का रवैया भी बहुत अजीब था। वह अपनी माँ को चाह कर भी अपने पास नहीं रख सकती थी। दिव्यानी जी जानती थी बेटी को अगर यह सब बताऊंगी तो दुखी हो जाएगी, पर वह कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए जब भी फ़ोन आता तो हंसते मुस्कुराते हुए उससे बातें करती, अपना दुखड़ा उसके आगे कभी नहीं रोया करती। लेकिन एक दिन दिव्यानी जी की बेटी मानवी अपनी बेटी को रात को सुला रही थी तो उसे खूब उल्टियाँ होने लगी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सुबह जब वह घर आई तो इस समय फ़ोन की घंटी बज उठी। उसे कुछ ऐसे दिल दहला देने वाली खबर मिली जिसे सुनकर वह सोफे पर धम्म से गिर पड़ी। उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। यह सब देखकर मानवी की बेटी और पति भी थोड़े परेशान हो गए। मानवी के पति ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसका गला भर आया और मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पा रहा था। उसके आंसू बस बहते ही जा रहे थे। वह कुछ न बोली तो मानवी के पति अविनाश ने फ़ोन फिर से लगाया। दूसरी तरफ से मानवी की माँ की अचानक से मरने की खबर मिली तो वह बहुत हैरान रह गया। यह खबर सुनकर मानवी का दिल छलनी हो गया। एक बेटी अपनी माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ी रहती है। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो वह पागल सी हो गई। उसे याद आया अभी 2 दिन पहले तो माँ से बात हुई थी। वह कह रही थी घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, बाकी सब कुछ तो ठीक था। फिर अचानक ऐसे क्या हो गया। रोती रोती वह अपनी माँ के घर यानी अपने भाई के घर पहुँच गई। तब तक उसका भाई अर्थी को लेकर दाह संस्कार करने के लिए निकल चुका था। मानवी ने भाभी से कहा, भाभी मेरा भी इंतजार नहीं किया भाई ने। भाभी तो आंसू बहाकर चुपचाप खड़ी थी। वहाँ पर सब कह रहे थे, कोई कारण अभी तक ढंग से समझ नहीं आया था। बहू ने सबसे यह कहा कि जिस समय माँ की मौत हुई उस समय घर में कोई नहीं था और कुरियर वाला आया था और माँ गेट खोलने सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। उसी समय बैलेंस बिगड़ने से वह सीढ़ियों से गिर गई और उनकी मौत हो गई। लेकिन मानवी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि माँ को गठिया की शिकायत थी। वह थोड़ा बहुत ही चल पाती थी। सीढ़ियों से उतरने की बात तो बहुत दूर है। उनके घुटनों का दर्द दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वह ऊपर नीचे नहीं करती थी। मानवी को लगा यह सब बातें करने का भी सही समय नहीं है। मानवी वहाँ से दौड़ते दौड़ते शमशान घाट के पास पहुँच गई और अपनी माँ से लिपट लिपट कर बस रो रही थी और ना जाने कितनी बातें उसने 1 सेकंड में अपनी माँ से कह डाली। माँ
तू मुझे क्यों छोड़कर चली गई? जब मैं आती थी तो मुझे देखते ही कितनी खुश हो जाती थी। मानवी यह खा ले, मानवी वह खा ले, मेरे आगे पीछे घूमा करती थी। तू मुझे कितने प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अब कौन मुझे वह प्यार दुलार देगा? माँ, मैं कितनी अकेली हो गई। अब मैं किससे अपना दुख बयान करूँ? वापस आ जाओ माँ, माँ वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपने माँ के माथे को सहलाती, तभी माँ के माथे की पट्टी सरक गई तो मानवी यह देखकर चौंक गई, क्योंकि माथे की पट्टी के नीचे तो कोई चोट के निशान नहीं थे। माथा कहीं से भी फूटा नहीं था, जैसा कि भाभी ने बताया था। सीढ़ियों से गिरने से माँ के माथे पर बहुत चोट आई थी, पर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मानवी माँ के पूरे बॉडी को बड़े ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नज़र आंचल में बंधी एक पर्ची पर पड़ी। मानवी अंतिम संस्कार में उपस्थित सभी लोगों के सामने उनका आंचल खोलकर पत्र निकाला और पढ़ने लगी, क्योंकि उस पत्र में मानवी की माँ ने कुछ ऐसे राज खोले थे जिन्हें पढ़कर तो वह चौंक गई। तभी भाई उसकी माँ की चिता को आग लगाने जा रहा था। तभी मानवी बोली, भाई रुक जाओ भाई, और माँ की चिता के सामने आकर हाथ फैलाकर बोली, कोई भी इनका दाह संस्कार अभी नहीं करेगा। जब मानवी ने ऐसा किया तो सब चौंक गए और बोले कि मानवी बेटी, इतनी बावरी मत बन, यह तो कुदरत का दस्तूर है। जो आता है एक दिन उसको जाना ही होता है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी माँ के शव को जलाने से रोक रही है? तब मानवी ने अपने पति को अपनी माँ का पत्र दिखा दिया, जिसे पढ़कर उसके पति भी चौंक गए। अब बिना देरी किए मानवी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन पुलिस की लाइन बिजी बता रही थी, तो उसने अपने पति को पुलिस स्टेशन भेजा। और अब तक मानवी के भैया कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है और मानवी ऐसा क्यों कर रही है। और कुछ देर में मानवी का पति पुलिस को लेकर पहुंच गया। पुलिस के आने पर सब लोग आश्चर्यचकित हैं। आखिर माजरा क्या है, सब समझ नहीं पा रहे थे। मानवी ने पुलिस वालों को वह पर्चा दिया जो कि उसकी माँ के आंचल से गिरा था। उस पत्र में मानवी की माँ दिव्यानी जी ने लिखा था कि बहू दिन ब दिन निर्दयी होती जा रही है और उन पर बिना वजह के हाथ उठा देती है। कभी कभार कमर तोड़ देती है, कभी गालों पर मारती है, और बेटा भी उसी का साथ देता है। लेकिन आज रात जो मैंने सुना उसकी तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल आज रात को जब वॉशरूम जाने के लिए उठी तो उनका गला सूख रहा था, तो किचन में पानी लेने के लिए पहुंची, क्योंकि वह अपना जग रखना रात को भूल गई थी। पानी लेने के बाद जैसे ही वह गेस्ट रूम के दरवाजे के पास से निकल रही थी कि उन्हें मेघा और उसकी माँ की फुसफुसाने की आवाज़ आई। इतनी रात को दोनों क्या बात कर रहे हैं? उन्हें यही सोचकर घबराहट हो रही थी। उन्हें आवाज़ आई, अभी माँ विष्णु नहीं है, अभी ठीक समय है। यह बात उनके कानों में पड़ी तो रोकर उनके दरवाजे पर अपना कान लगा दिया और ध्यान से सुनने लगी। बातों पर थोड़ा गौर दिया तो उन्हें पता चला कि उनकी बहू और उसकी माँ तो दिव्यानी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, जिसका उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था। दरअसल उनकी बहू और उनकी माँ एकदम इस बुढ़िया को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, नहीं तो यह बुढ़िया सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर देगी। एक छोटा सा गांव में घर है और यह खेत वह अपनी बेटी के नाम कर देगी, क्योंकि मानवी की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी। तो मेघा ने 2 दिन पहले अपनी सास को फ़ोन पर ऐसा बात करते हुए सुना था, इसलिए माँ बेटी दोनों ने दिव्यानी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच डाला
मर जाएगी तो अच्छा होगा, हमें इसकी सेवा से छुटकारा मिलेगा और सारी जायदाद अपने आप हमारी हो जाएगी। इसीलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जब उन्होंने यह बात सुन ली तो कुछ समय के लिए तो उनकी सांसें ही उखड़ गईं। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि अब तक बहुत रात हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने मानवी को फ़ोन लगाया, लेकिन मानवी का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। वह अचानक में उसे लेकर भागती थी। उस पत्र में दिव्यानी जी ने साफ साफ लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बहू और उसकी माँ होगी। बहू मुझे मारना चाहती है या नहीं यह मैं नहीं जानती। मरते मरते उन्होंने अपनी वसीयत का बंटवारा कर दिया। गांव वाले घर में रोशन लाल जी की दीवार पर लगी हुई तस्वीर थी। उसी के पीछे एक नई जमीन का कागजात है जो मेरे बेटे बहू को नहीं मालूम है। रोशन लाल जी ने मरने से पहले एक नई जमीन खरीदा था ताकि बुढ़ापे में मुझे कोई परेशानी न हो। वह जमीन मैं बेटे बहू को देना चाहती थी, पर अपनी बेटी के नाम करती हूँ और गांव का घर अपने पोते के नाम करती हूँ। गांव के खेत खलिहान को अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में दान दे दिया जाए, क्योंकि मुझे इस बात का आभास है कि मेरी बहू कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं अपनी आखिरी इच्छा इस पत्र में लिख रही हूँ। और शायद यह पत्र लिखकर उन्होंने अपने आंचल में छुपा कर बांध लिया था कि इतनी ही देर में उनके साथ कोई हादसा हो गया हुआ हो। क्या था, अभी तक पूरी बातें साफ नजर नहीं आ रही थी कि मामला कैसे घटित हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकता था कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या है। पुलिस ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसके आधार पर बहू और उसकी मां को जेल की सलाखों में डाल दिया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पता चला कि दिव्यानी जी की बहू ने चाय में जहर मिलाकर उन्हें पिला दिया था। और शायद उनके बाद ही जब उन्होंने वह पत्र लिखा तो लिखने के बाद ही उन्होंने पत्र को मोड़कर आंचल में बांध लिया था। इसलिए वह पत्र उनके आंचल में ही रह गया। बहू और माँ अपनी इच्छा पूरी होने के कारण इतनी खुश थी कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उसकी माँ के आंचल में क्या है। और इसी के आधार पर आज सारा सच सामने आ गया। मानवी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपनी माँ के हत्यारों को सजा दिलाई और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। विष्णु को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ से पता चला कि विष्णु का इसमें कोई हाथ नहीं था। विष्णु ने अपनी बीबी को जेल में सबके सामने तमाचा जड़ा और बोला, मैंने तुझे इतनी खुली छूट दे दी थी कि इतनी गंदी हरकत करने में भी एक बार नहीं सोचा। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता है, पर तुमने तो मेरी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया। यह मैं नहीं जानता था। मैं तो तुम्हारा इसलिए साथ देता था कि रोज रोज कलह कौन करे। अब मैं तुमसे सब रिश्ता तोड़ता हूँ। माँ जी, आपने अपनी बेटी के इस गलत कार्य में इसका साथ दिया। कैसी माँ हैं आप। जब यह सब आपकी बेटी कर रही थी तो सबको यह समझाना चाहिए था, लेकिन आपने तो अपनी बेटी का ही साथ दिया। अगर आपकी बहू यह बर्ताव आपके साथ करे तो आपको कैसा लगता। अब मेघा की माँ को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन जब अपनी बेटी को समझाना चाहिए था तब उन्होंने समझाया नहीं। अब पछताने से या शर्मिंदगी करने से कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ विष्णु को यह सोच सोचकर पछतावा हो रहा था, काश वह अपनी माँ की बातों को सही समझकर जांच पड़ताल करता
तो शायद आज उसकी माँ जिंदा होती। इसी की पश्चाताप की अग्नि में वह दिन पर दिन जलता जा रहा था। इसीलिए उसने गांव वाले घर को एक वृद्ध आश्रम में बदल दिया। इसमें बहुत से असहाय बेटे बहू से परेशान बूढ़े माता पिता वहाँ रह सके। वह वहाँ रहें। सभी वृद्ध लोगों का खूब ख्याल रखते और उनकी सेवा करते हैं। तो दोस्तों, मानवी ने अपनी माँ की मृत्यु की सच्चाई का पता लगाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।